Hello students, how are you all? So in today's class we will be discussing about budget. Now what is budget? बजट आपने पहली बार तो नहीं सुना होगा, बजट आपने कई मरतबा सुना होगा। आपने कोई टूर प्लान किया तो आप कहते हैं कि ये बजट है, तो आपने कोई ट्रिप प्लान किया या फिर कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करी, आपने कहो कि ये बजट है। तो बजट एक्चुअली में होता क्या है? बजट क्या पास्ट से रिलेटेड है या प्रेजेंट से रिलेटेड है या फ्यूचर के लिए बनाया जाता है बजट? तो बजट जो है सबसे पहली बात है ये फ्यूचर एस्पेक्ट के लिए बनाया जाता है, यानी फ्यूचर के लिए हमें प्रिपेयर किया जाता है, फ्यूचर रिलेटेड ट्रांजैक्शंस इसमें होती हैं। अब होता क्या है? बेसिकली एक प्लान होता है। क्या होता है? एक प्लान होता है जिसमें आप ये डिसाइड करते हो कि आपका पैसा कहाँ कहाँ पर आप खर्च करने वाले हो और वो पैसा जो आप खर्च करने वाले हो वो कहाँ से आने वाला है। तो बेसिकली ये एक्सपेक्ट अब फ्यूचर में आने वाली चीज़ें हैं, फ्यूचर में आप प्लान कर रहे हो तो रियल तो हो नहीं सकती। वो क्या है? वो एक्सपेक्टेड है। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वहाँ से आपका पैसा, एग्जाम्पल के तौर पर आपने टूर प्लान किया। टूर प्लान करने के लिए आपने सोचा कि इतना इतना खर्चा होगा, एटलीस्ट 20,000 रुपीज़ जो पर हेड है वो चाहिए होंगे। फिर आपने प्लान किया, आप 20,000 रुपीज़ आएंगे कहाँ से? आपने सोचा कि लाइक 10,000 फादर से ले लेंगे, 5,000 मम्मी से ले लेंगे, 2,000 से बड़ी सिस्टर से ले लेंगे और बाकी का अपनी सेविंग्स हम यूज़ कर लेंगे। ये आपने प्लान कर लिया। अब ये ज़रूरी नहीं ना ऐसा हो, ज़रूरी नहीं है कि पहली बात तो आपके 20,000 रुपये ही खर्च हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको 20,000 पैसे जैसे आपने सोचा वहाँ से पैसा आपको मिल जाए। हो सकता है आपके फादर मना कर दें, हो सकता है आपकी सेविंग्स उतनी ना हो सकता है सिस्टर मना कर दें। तो बेसिकली कुछ भी एस्पेक्ट फ्यूचर में हो सकता है। तो बजट जो है हम फ्यूचर के लिए बनाते हैं, तो फ्यूचर में प्लान करते हैं कि कहाँ कहाँ किधर किधर हमें अपना पैसा स्पेंड करना है और कहाँ कहाँ से वो पैसा जो है हमें मिलेगा, हमें वो ऑर्गेनाइज कहाँ से करना पड़ेगा। तो बेसिकली पहली बात ये याद रखिए, बजट जो है वो फ्यूचरिस्टिक है। क्या है? वो फ्यूचरिस्टिक है, यानी फ्यूचर से रिलेटेड है, फ्यूचर रिलेटेड है। पहली बात तो बजट क्या है? फ्यूचर रिलेटेड है, फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। दूसरा क्या है, इसमें हम दो एस्पेक्ट्स को देखते हैं। कौन कौन से को देखते हैं यहाँ पर एक देखते हैं एक्सपेंडिचर, और दूसरा जो है वो होता है इनकम। तो दो एस्पेक्ट्स को यहाँ पर हम देखते हैं, एक्सपेंडिचर और इनकम। फिर से बजट क्या है? फ्यूचरिस्टिक है, यानी फ्यूचर रिलेटेड है। दूसरा क्या है? ये एक्सपेंडिचर। दो एस्पेक्ट्स है इसमें, एक्सपेंडिचर एंड इनकम है। हम दो एस्पेक्ट्स को यहाँ पर देखते हैं। अब जब हम बात करते हैं आज के इस टॉपिक की, तो जो सिलेबस है हमारा सीयूटी में वो है गवर्नमेंट बजट। क्या है? वो है गवर्नमेंट बजट के, गवर्नमेंट के रिलेटेड हम देखेंगे गवर्नमेंट कब प्लान करती है। तो आपको पता ही होगा गवर्नमेंट बजट कब आता है। गवर्नमेंट बजट हर फाइनेंशियल ईयर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। एवरी फाइनेंशियल ईयर में आता है बजट आपका। हर फाइनेंशियल ईयर में आपका बजट आता है। ओके, हर फाइनेंशियल ईयर में बजट आपका आता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, कब ये कौन बजट जो है अनाउंस करता है हमारा? वो फाइनेंशियल मिनिस्टर करता है। नोट कर लीजिएगा, बजट कौन अनाउंस करता है? फाइनेंशियल मिनिस्टर जो है वो बजट को अनाउंस करते हैं। और जो सेंट्रल का बजट आता है उसको हम यूनियन बजट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनियन बजट कहते हैं। और ये मोस्टली फरवरी के मंथ में क्या है आता है, या फिर गवर्नमेंट जो है इसको लॉन्च करती है, बताती है। कब बताती है, कब अनाउंस करती है? फरवरी के मंथ में करती है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स है जो आपको याद होना चाहिए। बजट कौन अनाउंस करता है? फाइनेंशियल मिनिस्टर अनाउंस करता है। फाइनेंशियल ईयर में एक बार अनाउंस किया जाता है और इसको हम कहते हैं यूनियन बजट। इन बिटवीन भी बजट आ सकता है, जैसे आपने लास्ट ईयर देखा था जब गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी इलेक्शंस के बाद, लाइक नवंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। तो उन्होंने एक तुरंत उसी वक्त, उसको हम कहते हैं इंटरिम बजट। क्या कहते हैं? इंटरिम बजट कहते हैं कि जो विद कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको अनाउंस किया जाए। क्लियर? अब गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट बजट क्या, वही सेम थी। जब बजट की हम बात करते हैं वो एक्सपेंडिचर और इनकम की बात करते हैं जो एक्सपेक्टेड है। अब यहाँ पर क्योंकि गवर्नमेंट की बात हो रही है तो गवर्नमेंट की ही स्पेंडिंग्स की यहाँ में बात की जाएगी और गवर्नमेंट की ही इनकम्स की यहाँ पर बात की जाएगी। किस ईयर के लिए? इस साल अगर फरवरी में बजट अनाउंस हुआ तो कौन सी ईयर के लिए हुआ? वो इस कंप्लीट ईयर, यानी 1 अप्रैल से लेकर 2025 31 मार्च 2026 के लिए अनाउंस हुआ कि
गवर्नमेंट जो है इस पीरियड के दौरान कहाँ कहाँ पर खर्च करने वाली है, किस किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाली है और वो पैसा कहाँ कहाँ से रिसीव होगा, वो प्लान भी गवर्नमेंट ने यहाँ पर किया है। क्लियर है कि नहीं है? तो गवर्नमेंट बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट। ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। कौन सी स्टेटमेंट है, याद रखना, एक्सपेक्टेड रिसीप्ट्स की। क्या इसकी, एक्सपेक्टेड की, रियल नहीं है, एक्सपेक्टेड है। आप प्लान कर रहे हो, फ्यूचर के लिए है कि फ्यूचर में आप इतना एक्सपेंडिचर करोगे, एक्सपेक्ट या फिर रिसीप्ट्स करोगे। एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, एक्सपेक्टेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू कम, यानी फ्यूचर में जो फाइनेंशियल ईयर आने वाली, यानी इस फरवरी में आपको फरवरी में अनाउंस किया गया बजट किस ईयर के लिए, 1 मार्च से लेकर 2025 टू 1 अप्रैल से लेकर 2025 टू 31 मार्च 2026 पीरियड के लिए, अगली साल के लिए जो कमिंग ईयर है उसके लिए क्या है, गवर्नमेंट ने अनाउंस करती है बजट। दैट रिवील्स, क्या रिवील करती है, बजटरी पॉलिसी। बजटरी पॉलिसी क्या होती है, बजटरी पॉलिसी होती है जो बजट पे डिपेंड करती है, यानी बजट के हिसाब से बनाई जाती है कि इस प्रोजेक्ट में हम इतना इन्वेस्ट करने वाले हैं, यानी आप प्लान्ड बजट भी इसको कह सकते हो। ओके, कि पहले से ही आपको पॉलिसी आपने बना दी है कि अनाउंस कर दिए कि यहाँ पर हम इन्वेस्ट करने वाले हैं। ऑफ द गवर्नमेंट टू अचीव द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए सीयूटी में ट्विन ऑब्जेक्टिव बजट के कौन से हैं गवर्नमेंट के, तो याद रखना ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। कौन से हैं, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी जो है वो आपका ट्विन ऑब्जेक्टिव है बजट का। क्लियर है? अब क्या है, द प्रोग्राम्स, जो भी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज बजट में अनाउंस की जाती हैं या फिर प्रेजेंट की जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बजटरी पॉलिसी कहते हैं या फिर फिस्कल पॉलिसीज कहते हैं। क्या कहते हैं, जो बजट में अनाउंस की जाती हैं, जो स्कीम्स, जो प्रोग्राम्स, जो एडवेंचर्स जो बनाए जाते हैं, वेंचर्स जो बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बजटरी पॉलिसी कहते हैं, क्योंकि वो बजट पे डिपेंड होती हैं, बजट में अनाउंस की जाती हैं, और या फिर क्या कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी उसको कहा जाता है। क्लियर है? नाउ न्यू टॉपिक है जो हमारा वो है ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बजट गवर्नमेंट क्यों बनाती है, आप क्यों बनाते हो वो बजट। आप सिस्टर की शादी है तो पूरे फैमिली बैठकर, बड़े भाई, फादर एंड मदर जो हैं बैठकर एक बजट तैयार करते हैं, कितना पैसा यहाँ पर रिक्वायर्ड है, इतना खाने के लिए होगा, इतना इसलिए रेंट का होगा, वगैरह वगैरह, इतने कपड़े के लिए खर्चा हो जाएंगे, इतना ये इतना वो, डिफरेंट बजट्स क्रिएट करते हैं, वहाँ पर बनाते हैं एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पर, फिर देखेंगे कितना पैसा हमारे पास आएगा कहाँ से, इतनी हमारी सेविंग्स हैं, इतना हम लैंड्स दे देंगे या फिर इतना हम लोन ले लेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। वो सारी चीज़ आप बैठकर करते हो, किस लिए करते हो, ताकि जो भी इवेंट आप प्रोग्राम कर रहे हो वो एकदम सही तरीके से हो जाए, यानी फंडिंग की ऐसा ना हो कि कोई ऐसा काम है जो मिस हो गया तो बारात मतलब शादी में बेकार हो गई, शादी जो फंक्शन है वो बेकार हो गया, या फिर ऐसा है वहाँ पर उन्होंने क्या नाम है कुछ इवेंट रखा हुआ था लेकिन उसके पैसे अरेंज नहीं हो पाए तो प्रोग्राम ख़राब हो जाएगा। इसीलिए रिसोर्सेस को सही तरीके में इस्तेमाल करने के लिए हम जो है बजट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी उन्हें बेटर यूटिलाइजेशन के लिए, नहीं बेस्ट यूटिलाइजेशन के लिए एलोकेट करना रिसोर्सेस को। ना इसका मतलब ये है ना तो आप पैसा ज़्यादा मार्केट से ले लें जो ऐसे ही रखे रहें, रिक्वायर्ड नहीं थी फिर भी आपने मार्केट से पैसा उठा लिया, ना फिर ऐसा हो कि कोई चीज़ रिक्वायर्ड नहीं थी, खर्चा रिक्वायर्ड नहीं था, बेकार का आपने खर्चा कर दिया, फिजूल खर्ची आपने कर दी, तो वो सब ना हो उसके लिए हम बजट यहाँ पर बनाते हैं। फिर दूसरा क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ये गवर्नमेंट के बजट की हम बात कर रहे हैं। ओके, गवर्नमेंट क्या करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इनकम एंड वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है। अगर अमीरों के पास ज़्यादा पैसा जा रहा है तो टैक्स रिजीम जो है वो भी बजट के अंदर आएगा, टैक्स रिसीव्स टैक्सेस बढ़ा देंगे, वहाँ से जो पैसा आएगा उसको सोशल वेलफेयर के लिए यूज़ कर लेगी गवर्नमेंट। तो इस तरह वो क्या है, इनकम एंड वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है थ्रू टैक्स पॉलिसीज़। उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब है इकोनॉमिक में ना एक्सपेंडिचर ज़्यादा है ना रिसीप्ट्स आपकी ज़्यादा है, स्टेबल होके चल रहा है, कुछ इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन का केस नहीं आ रहा है, ना बूम रिसेशन का पीरियड नहीं आ रहा है, इकोनॉमिक जो है वो एकदम स्टेबली वर्क कर रही है।
नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, पब्लिक एंटरप्राइजेस को मैनेज करना, जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं, जो पब्लिकली ओन्ड कंपनीज हैं, उनको मैनेज करना। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, नो डाउट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, दैट इज जीडीपी ग्रोथ के लिए, बेसिकली हम जीडीपी की यहाँ पर बात करते हैं, जीडीपी ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली बात है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के भी लिए ये बजट जो है, आपने देखा ना कि इस साल इतनी नौकरियां निकलेंगी, इतनी जॉब्स हम क्रिएट करेंगे, क्योंकि आप इतने नई कंपनीज या फिर नया इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करेंगे। जब नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो वैसे बात एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। तो बजट जो है इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को कवर अप करता है। नेक्स्ट है फिस्कल डिसिप्लिन। क्या होता है फिस्कल डिसिप्लिन? बेसिकली एक बैलेंस सिचुएशन है जहां पर एक्सपेंडिचर जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो रिसीप्ट्स के जो आपने एक्सपेक्ट की थी बराबर हो जाए, यानी आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पर जो बजट में आपने दिखाया था वो टोटल रिसीप्ट्स के बराबर हो जाए, या फिर आप कह सकते हो बैलेंस्ड बजट। क्या कह सकते हो इसको? बैलेंस्ड बजट भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैलेंस्ड बजट भी इसको कहा जाता है। ओके, किसको? फिस्कल डिसिप्लिन कब आता है एक इकोनॉमी के अंदर? जहां पर क्या हो, बैलेंस्ड बजट हो, या फिर टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, टोटल रेवेन्यू रिसीप्ट्स के बराबर, यानी जितना आपने सोचा उतना खर्चा हुआ और उतना ही पैसा आपके पास आया। क्लियर है कि नहीं है ना? कंपोनेंट्स ऑफ बजट की बात की जाए, कंपोनेंट्स ऑफ बजट की अगर बात की जाए तो कंपोनेंट्स को एक चार्ट के तरीके से देखते हैं। बेसिकली 2 मेन कंपोनेंट्स हैं इसमें बजट में, वो देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो बजट की जब बात की जाए तो जब बजट की यहां पर बात करते हैं, गवर्नमेंट बजट की बेसिकली हम यहां पर बात कर रहे हैं। ओके, बजट की जब हम यहां पर बात करते हैं तो इसको 2 एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया गया है। ब्रॉडली 2 एस्पेक्ट्स में यहां पर इसको डिवाइड किया गया है। पहला है आपका है बजट रिसीट्स। क्या है? बजट रिसीट्स है। बजट रिसीप्ट्स है, और दूसरा है यहाँ पर हमारा वो है बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर। अगर फर्दर इसको हम डिवाइड करें, अगर इसको फर्दर डिवाइड करें तो ये दो एस्पेक्ट्स में डिवाइडेड है। ये दो एस्पेक्ट्स में डिवाइडेड है बेसिकली। वो क्या है? बजट रिसीप्ट्स की जब बात करते हैं, एक आता है रेवेन्यू रिसीप्ट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, और आता है आपका रेवेन्यू कैपिटल रिसीप्ट। सॉरी, क्या है? कैपिटल रिसीट्स। आपका डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि कैपिटल रिसीप्ट्स क्या होता है और रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या होता है। इसमें भी 2 हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब कंपोनेंट्स की बात की जाए कि बजट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो ये चार्ट जो है अपने माइंड में याद रखेगा। ब्रॉडली 2 क्लासिफाइड है, एक है बजट रिसीप्ट्स और एक है बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसीप्ट्स को भी दो उसमें क्लासिफाई किया गया, एक रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड कैपिटल रिसीप्ट्स, और बजट एक्सपेंडिचर को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, एक है आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसमें बेसिकली क्या डिफरेंस है, रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या होते हैं और कैपिटल रिसीप्ट्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या होते हैं या फिर कैपिटल रिसीप्ट्स क्या होते हैं। रेवेन्यू रिसीप्ट्स बेसिकली जब भी हम रेवेन्यू की बात करते हैं, पहले वर्ड को समझिए, रेवेन्यू को समझिए और कैपिटल को समझिए पहले, ठीक है? किसको? रेवेन्यू और कैपिटल को। तो रेवेन्यू क्या होता है? जब हम रेवेन्यू की बात की जाए, किसकी बात की जाए? जब रेवेन्यू की बात की जाए तो सबसे पहले याद रखिएगा, रेवेन्यू और कैपिटल की जब हम बात करते हैं, कंपोनेंट्स में बजट रिसीप्ट्स आ गई, रेवेन्यू रिसीप्ट्स,
सबसे दो वर्ड क्या है, रेवेन्यू एंड कैपिटल। पहले रेवेन्यू, रेवेन्यू में जब भी वर्ड आप सुनाई देता है, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो क्या हो, इनकम हो, तो वो एसेट्स और लायबिलिटीज पर कोई इफेक्ट नहीं करता, यानी एसेट्स और लायबिलिटीज को चेंज नहीं करता, उनको हम कहते हैं रेवेन्यू। मान लीजिए आपको पास पैसा आया, पैसा क्यों आएगा आपके पास, कब आएगा पैसा, या तो आप अपना कोई एसेट बेचोगे, तो जब एसेट बेचा तो एसेट कम हो गया, या फिर आप लोन लोगे और लोन लिया तो लायबिलिटी बढ़ गई। भाई दो ही ऑप्शंस है ना, आपके पास अगर पैसा चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, या तो आप अपना एसेट्स यूज़ करो, जब एसेट्स आप यूज़ करोगे तो डिक्रीज होगा, यानी एसेट्स कम हो गया आपका, और अगर आप पैसा लोगे, या फिर दूसरा ऑप्शन है लोन ले लेना, और लोन ले लेते हो लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो इन दोनों ही केसेस में एक तरफ लायबिलिटी क्रिएट हो रही है तो दूसरा एसेट्स डिक्रीज हो रहा है। अगर ये दोनों ही ना हो और पैसा भी आपके पास आ जाए, अगर ये दोनों ना हो और पैसा भी आपके पास आ जाए तो उनको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट्स, और अगर ये दोनों हो तो उसको हम कहते हैं कैपिटल रिसीप्ट्स। क्लियर है, डिस्कस कर लेते हैं। बजट रिसीप्ट्स की बात की जाए, जैसे तो सबसे पहला है रेवेन्यू रिसीप्ट्स। तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या होता है, रेवेन्यू रिसीप्ट्स आपका जो होता है वो होता है नाइदर क्रिएट्स लायबिलिटी, ना तो लायबिलिटी बनती है आपकी, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब आप लोन भी नहीं लेना चाहते, लोन नहीं लोगे तो कैसा पैसा है वो बाद में डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट को पैसा कहाँ कहाँ से मिलता है। नाइदर क्रिएट लायबिलिटी, ठीक है, नॉर कॉजेस एनी रिडक्शन ऑफ एसेट, ना तो लायबिलिटीज बढ़ती हैं, आप इस तरह याद रख सकते हो, प्लस लायबिलिटीज, ना तो लायबिलिटीज आपकी बढ़ती हैं और ना ही आपके एसेट्स जो हैं वो माइनस होते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होता ना एसेट्स पर ना लायबिलिटीज पर। कैपिटल में क्या होता है, दोनों पर इफेक्ट होता है। क्या होता है, क्रिएट्स लायबिलिटीज और रिड्यूसेस फाइनेंशियल एसेट्स। क्या होता है, या तो लायबिलिटी क्रिएट होगी या फिर फाइनेंशियल एसेट्स जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब ये कौन कौन से हैं देख लेते हैं थोड़ा सा। एग्जाम्पल के रेवेन्यू रिसीप्ट्स का देख लेते हैं। रेवेन्यू रिसीप्ट्स को दो कैटेगराइज में किया गया है, कौन सा, टैक्स रिसीप्ट्स एंड नॉन टैक्स रिसीप्ट्स। अब टैक्स रिसीप्ट्स के बारे में बात करते हैं तो कौन कौन सी हैं। टैक्स रिसीप्ट्स आपकी इनकम टैक्स, इनकम टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है, गवर्नमेंट उसके बदले में आपको कुछ देती है क्या, नहीं देती है, आपकी इनकम हुई आपसे टैक्स काट लिया। कॉर्पोरेशन टैक्स, कंपनी से जो टैक्स है, कंपनीज का जो इनकम होता है उनसे टैक्स वसूल करती है, क्या कंपनीज को बदले में कोई पेमेंट करती है, नहीं। क्या वो लोन होता है, लौटाना पड़ता है गवर्नमेंट को, ऑब्वियसली बात है नहीं। एक्साइज एस्टेट ड्यूटी, देन गिफ्ट टैक्स, देन कस्टम्स ड्यूटी, देन एक्साइज ड्यूटी, देन योर जीएसटी। ओके, क्या है, जीएसटी। इस तरह के टैक्सेस की अगर बात की जाए तो टैक्स इनकम्स जो होती है वो गवर्नमेंट की, क्वेश्चन आ सकता है टैक्स इनकम्स जो है गवर्नमेंट की वो कैपिटल रिसीप्ट्स हैं या फिर रेवेन्यू रिसीप्ट्स है, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या, रेवेन्यू रिसीप्ट्स, क्योंकि उसमें ना लायबिलिटी क्रिएट हो रही है ना कोई टैक्स एसेट्स हमारे कम हो रहे हैं। नॉन टैक्स रिसीप्ट्स की बात कर लेते हैं तो कौन कौन से, फीस एंड फाइन्स। फीस है जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स की फीस दे देते हो आप, या फिर पैन कार्ड बनाने की फीस दे देते हो आप, या फिर पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन फीस दे देते हो आप, तो वहाँ से गवर्नमेंट की इनकम होती है, तो ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट का कोई एसेट तो नहीं गया, यानी सर्विसेज के बदले में कोई फीस हो गई। फाइन्स है, फाइन्स की आप बात कर सकते हो। फाइन्स कौन सा होता है, बगैर हेलमेट के आप गए, आपका चालान कट गया तो फाइन लग गया आपके ऊपर, ऑब्वियसली बात है इसके बदले में गवर्नमेंट कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई और ना ही कोई एसेट के गवर्नमेंट के कम हो गए। एस्टीट, एस्टीट क्या होता है, एस्टीट होता है ऐसी कोई भी लावारिस या फिर ऐसी कोई भी लैंड या फिर प्रॉपर्टी जिसका कोई वारिस ना हो, यानी जिसका कोई क्लेम करने वाला ना हो, तो वो ऑटोमेटिकली किसके अंडर चली जाती है, गवर्नमेंट के अंडर चली जाती है, तो उस तरह के उसको हम कहते हैं एस्टीट। इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, पब्लिक कंपनी जो रन कर रही हैं। दूसरा ग्रांट एंड डोनेशंस, ग्रांट एंड डोनेशंस मिल जाते हैं गवर्नमेंट को, किसी ने हेल्प कर दी, एड प्रोवाइड करा दिया, ठीक है, लाइक फ्लड रिजीम था, कोरोना वायरस था तो पीएम फंड, पीएम केयर फंड में बहुत पैसा आया, तो इस तरह के फंड को हम क्या कहते हैं, ये नॉन टैक्स रिसीप्ट्स हैं लेकिन क्या है, रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं गवर्नमेंट की। स्पेशल असेसमेंट, स्पेशल असेसमेंट का मतलब क्या है कि आपकी कोई लैंड है और गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट वहाँ से गया है, तो उस गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट का आपकी लैंड का जो है आपको फ़ायदा हो गया है कि इंडिविजुअल को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, तो उसके बदले में गवर्नमेंट जो है कुछ पैसे चार्ज करती है, उसको हम कहते हैं स्पेशल असेसमेंट। और नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ एक्सट्रम लाइक 2G एंड 3G। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या कंसिडर करते हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट्स कंसिडर करते हैं। क्लियर है कि नहीं है, और याद रखिएगा रेवेन्यू रिसीप्ट्स में रेवेन्यू रिसीप्ट्स की बात करें तो इसमें
नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ टैक्सेस की बात करें तो टाइप्स ऑफ टैक्सेस कौन कौन से होते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेस एंड रिग्रेसिव टैक्सेस। प्रोग्रेसिव टैक्सेस वो होते हैं जो जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ता है उसका बर्डन भी इंक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो टैक्स का बर्डन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसका मतलब गरीबों पर उसका जो है टैक्स का जो बर्डन है वो कम होगा और अमीरों पर ज़्यादा होगा। जैसे हम वेल्थ टैक्स या इनकम टैक्स की हम बात कर सकते हैं। रिग्रेसिव टैक्स का इसका ऑपोजिट इफेक्ट होता है। रिग्रेसिव टैक्स का मतलब ये होता है जैसे जैसे इनकम कम होती है तो आपका जो बर्डन है वो ज़्यादा बढ़ता है और जैसे जैसे टैक्स बढ़ता है आपका बर्डन कम हो जाता है। ये कुछ इस तरह आप समझ सकते हो। मान लीजिए गवर्नमेंट जो है एक इक्वल स्लैब बनाया हुआ है, यानी सारी टैक्सेस पर 20% टैक्स जो है गवर्नमेंट वसूल कर रही है। कितना परसेंट टैक्स, 20% टैक्स जो है गवर्नमेंट जो है वो वसूल कर रही है, मान लीजिए 20%। अब मान लीजिए एक गरीब आदमी है जो 1000 रुपये कमा रहा है या फिर ठीक है, और एक अमीर आदमी है जो 1 लाख रुपये कमा रहा है। अब 1000 रुपये में से अगर 20% में टैक्स डिडक्ट कर देता हूँ, यानी 200 रुपये डिडक्ट करता हूँ तो उसके पास कितना बचा, 800 रुपये। एक 1 लाख में से मैं 20,000 डिडक्ट कर देता हूँ तो कितना बचा, 80,000 रुपये। अब यहाँ पर बताइए इस टैक्स डिसीजन से कौन सबसे ज़्यादा इफेक्ट है। लाख कमाने वाला आदमी अगर 80,000 उसको मिल जाते हैं तो स्टिल वो थोड़ा वरी हो करेगा कि अरे अब मैं क्या करूँगा, मेरा कैसे गुजारा होगा, इतनी मेहनत करने के बाद मुझे सिर्फ 80,000 मिल रहा है, ऐसा होगा क्या। या फिर इसमें ज़्यादा बर्डन पड़ेगा। 1000 रुपये वो कमा रहा है बड़ी मुश्किल, पूरे दिन मेहनत करके एक मजदूर, लेकिन उसको क्या है 200 रुपये टैक्स में चला जा रहा है। तो इसके लिए वो 200 रुपये वो 20,000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इस पर बर्डन क्या है, ज़्यादा पड़ेगा। तो रिग्रेसिव टैक्स का फॉर्म जब आता है जब एक फॉर्मल टैक्स रिजीम हो, यानी एक कांस्टेंट टैक्स रिजीम हो सभी लेवल्स के लिए। ओके, चाहे वो अमीर हो गरीब हो कुछ भी इनकम हो, सबके लिए एक यूनिक टैक्स हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जैसे जीएसटी आप पेमेंट करते हो जब हम गुड्स परचेज, एक अमीर भी एक सेम गुड परचेज कर रहा है तो उसके लिए भी सेम टैक्स, एक गरीब भी सेम गुड परचेज कर रहा है उसके लिए भी सेम टैक्स है। तो इस तरह के टैक्स को हम यहाँ पर ले लेते हैं क्या, रिग्रेसिव टैक्स की फॉर्म में ले लेते हैं। तो रिग्रेसिव फैक्ट के टाइम में आप जीएसटी को इंक्लूड कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर सीयूटी में आपका आ जाए। प्रोग्रेसिव टैक्स में इनकम टैक्स आप इंक्लूड कर सकते हो, जितनी ज़्यादा इनकम उतना यहाँ पर आपका टैक्स बढ़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट है वैल्यू एडेड स्पेसिफिक टैक्सेस। वैल्यू एडेड टैक्सेस आपके क्या है, जैसे जैसे आपकी वैल्यू एडिशन होती है आपका बनता चला जाता है, उसमें ऐसे ऐसे टैक्स भी इंक्लूड होता चला जाता है, उसको वैल्यू एडिशन टैक्स कहते हैं। स्पेसिफिक टैक्स होता है जो वेट के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से, वजन के हिसाब से, इस सब के हिसाब से, आपकी क्वांटिटी के हिसाब से वो उस पर टैक्स लगे तो उसको हम स्पेसिफिक टैक्स की कैटेगरी में डालते हैं। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स आपको पता है क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है जिसका बर्डन सेम आदमी पर हो, जिसकी इनकम हो वो उसको शिफ्ट नहीं कर सकता हो। जैसे कि आपका इनकम टैक्स, एग्जाम्पल के तौर पर इनकम टैक्स, आपका वेल्थ टैक्स, ये सब क्या है, ये सब आपका इनकम टैक्स हुआ, वेल्थ टैक्स हुआ, ये सब आपके डायरेक्ट टैक्सेस है। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, जिनका बर्डन शिफ्ट किया जा सके, यानी जीएसटी वगैरह जो है वो चार्ज किया जाता है प्रोड्यूसर से, लेकिन प्रोड्यूसर पेमेंट किससे कराता है, बायर से कराता है, कंज्यूमर से कराता है, तो उसका बर्डन शिफ्ट कर दिया। तो इस तरह के टैक्सेस को हम कहते हैं क्या, इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट हमारा जो है वो है कैपिटल रिसीप्ट्स। इसी के अंदर तो कैपिटल रिसीप्ट्स की बात की जाए तो कैपिटल रिसीप्ट्स में क्या है, बोरोविंग्स आपने कर ली या फिर अदर लाइबिलिटीज, बोरोविंग्स करी तो आपका लाइबिलिटी बढ़ गया यहाँ पर। ठीक है। दूसरा क्या है, रिकवरी ऑफ लोन्स, आपने लोन रिकवर्स कर लिए। जब लोन रिकवर करी तो आपके लिए क्या हो गए, आपके एसेट्स कम हो गए, इन्वेस्टमेंट थी आपने बेस डाली वो क्या हो गई, कम हो गए आपके एसेट्स यहाँ पर। और अदर रिसीप्ट्स यानी डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट आपको पता है क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट होता है अ पार्ट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस वो सोल्ड टू प्राइवेट एंटरप्राइजेस कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। कोई भी एक शेयर्स जो हैं कंपनी के प्राइवेट इंडिविजुअल्स को सेल आउट कर दिया जाए उसको हम क्या कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो उसमें आपके एसेट्स कम हो गए और एसेट्स कम हो गए तो हमारी कौन सी रिसिप्ट्स हो गई, कैपिटल रिसिप्ट्स हमारी हो गई। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं होया, क्लियर एवरीबॉडी। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। नेक्स्ट हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, वही होते हैं, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सेम, आपने एक्सपेंडिचर किया लेकिन ना तो आपकी लाइबिलिटी कम हुई ना आपके एसेट्स बढ़े। यानी कहने का मतलब है आप कोई खर्चा करते हो तो कुछ तो उसके बदले में मिलता है ना आपको, लेकिन रेवेन्यू रिसीप्ट्स वो होंगी जिसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप भिखारी है, भिखारी को आपने कुछ पैसे दे दिए,
है। तो क्या आपके उसको बदले में कुछ मिला, या फिर 2 दिन बाद वो भिखारी सेम दिन आपके घर पे आता, क्या अरे उस दिन तो दिया था ला, पहले वो मेरे लौटा दे, ऐसा करते हो क्या? नहीं करते हो ना। तो उसमें आपका कुछ क्रिएट नहीं होता, ना आपके एसेट्स क्रिएट होते हैं ना आपकी लायबिलिटी कम होती है। क्लियर है? आपने खर्चा तो किया ना, तो आपके मनी स्पेंड तो की, लेकिन उससे आपका उस एक्सपेंडिचर से ना तो एसेट्स बने ना लायबिलिटी कम हुई, उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और अगर ऐसा होता है कि उससे आपका क्या हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर या तो एसेट्स क्रिएट हो, जैसे आपने लैंड खरीद लिया तो लैंड आया, ठीक है, आपने मोबाइल फ़ोन पे एक्सपेंडिचर किया, मोबाइल फ़ोन आया आपके पास, एसेट्स क्रिएट हुए कि नहीं हुए। या फिर आपने ईएमआई पेमेंट करी, तो ईएमआई पे जो खर्चा किया आपकी लायबिलिटी तो कम हुई ना। तो अगर ऐसा कॉन्सेप्ट होता है तो क्या कहलाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आया कि नहीं आया? अब बजट एक्सपेंडिचर में जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो कौन कौन से होते हैं? जैसे वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट, कौन कौन से होते हैं? वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट। और वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट क्या होती है? जो भी लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पेमेंट की जाती है, सैलरीज वेजेस, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पेमेंट की जाती है ना, किस फॉर्म में? वेजेस दिए जाते हैं, सैलरीज दी जाती हैं, किसको? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जब ये सारी चीज़ें दी जाती है उसको हम कहते हैं वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट। तो वो दे रहे हैं, तो जो सर्विस के बदले में दे रहे हैं, तो उससे ना तो एसेट्स क्रिएट हो रहा है ना लायबिलिटी कम हो रही है। उस पेमेंट का देखिए आप, ओनली पेमेंट्स, ये मतलब तो उन्होंने सर्विस तो दी, उसका मत देखिए नॉर्मली फिजिकली कुछ क्रिएट हो रहा है कि नहीं। इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, आपने लोन ली, लोन पे इंटरेस्ट पेमेंट किया, अब इंटरेस्ट पेमेंट से आपकी मेन जो कोर लायबिलिटी है वो थोड़ी ना कम हो जाएगी। आपने 1 लाख का लोन लिया, उस पर 5,000 इंटरेस्ट दे दिया, इंटरेस्ट दिया है आपने 5,000 एक्सपेंड किया, 1 लाख की लोन कम हुई? नहीं हुई, वो लायबिलिटी एज इट इज है। एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, देन डिफेंस परचेजेस यानी आर्म फोर्स वगैरह, हम उनको एसेट्स क्रिएट कैटेगरी में नहीं डालता। आपको सर पूरा टैंक तो आया, पूरा बम गोले तो आए, पूरे हथियार वेपन्स तो आए, तो उसको एसेट की नहीं। एसेट्स की अगर एसेट्स की डेफिनेशन आप देखो, बेसिकली एसेट्स वो होते हैं विच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ समथिंग, जो जीडीपी ग्रोथ में हेल्प करें, जो प्रोडक्शन में हेल्प करें, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? उसको हम एसेट्स की कैटेगरी में डालते हैं। वो वेपन्स हमारी सिक्योरिटी के लिए हैं, लेकिन कुछ क्रिएट नहीं करते, कोई एसेट्स क्रिएट नहीं करते। मार्केट में जिनको हम सेल आउट करें वो जीडीपी ग्रोथ में हेल्प नहीं करते, हमने पढ़ा भी है जीडीपी एंड वेलफेयर में। तो इसीलिए डिफेंसिव परचेजेस को हम जो है एक्सपेंडिचर क्या मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसीडर करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर नहीं करते, याद रखिएगा। डिफेंस परचेजेस लगता ऐसा है, या टैंक हमने खरीदा, हमने रफाले खरीदा, तो एसेट्स तो आए हमारे पास, जब आए तो उनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों कंसीडर नहीं करते? इसलिए कंसीडर नहीं करते क्योंकि एसेट्स की डेफिनेशन है कि एसेट्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं, जीडीपी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और यहाँ पर कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही है उनसे उस सिक्योरिटी पर्पस के लिए, इसलिए उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही कंसिडर करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर की देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन परचेजेस या फिर शेयर्स, लोन्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट और द स्टेट कॉर्पोरेशन। ये सारी चीज़ें क्या हैं आपका? ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसमें लायबिलिटीज और एसेट्स कम हो रहे हैं। अब ये देख लीजिए, नोट करने वाली बात है, ओके। As a matter of convention, all grants given by the center to the state government and the government of union territories, सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट को जो पैसा सेंड करती है, पैसा देती है, या फिर आप कह सकते हो लोन देती है, उस लोन को चाहे वो एसेट्स क्रिएट ही क्यों ना कर रहा है वो पैसा, वो एक्सपेंडिचर, स्टिल हम उसको रेवेन्यू रिसीप्ट्स ही कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? रेवेन्यू रिसीप्ट्स ही कंसीडर करेंगे, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसीडर करेंगे। याद रखिए क्या है, भले ही वो ग्रांट्स जो हैं एसेट्स क्रिएट कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पैसा एड जो है वो दे रही हो किसको? स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरीज को, भले ही उससे कुछ प्रोजेक्ट बन रहा है, कुछ एसेट्स क्रिएट हो रहे हो, स्टिल हम उसको कौन सी कैटेगरी में डालते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैसी कैटेगरी में डालते हैं। याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी पैसा देती है वो कौन सा खर्चा है? वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान ऑब्वियसली बात है, जो आपने प्लान किया हो गया, यहाँ पर खर्चा करना है, यहाँ से रिसीप्ट्स होगा, जहाँ जहाँ पर आपको खर्चा करना है वहीं पर आप खर्चा करते हो, तो उसको हम क्या कह देते हैं? प्लान एक्सपेंडिचर कर देते हैं। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, आप ट्रिप पे गए, आपने सोचा कि इतने का पेट्रोल डलेगा, ये हो गया वो हो गया, ये आपने प्लान किया था, रास्ते में क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गई, आपकी कार जो है, व्हीकल जो है
खराब हो गई तो खराब हो गई तो उसमें एक्स्ट्रा पैसा लगा, अब इसके लिए आपने प्लान थोड़ी ना किया था लेकिन खर्चा हुआ ना, तो इस तरह के हम कहते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। सेम गवर्नमेंट भी है, जो गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि फ्लड आएगा, ये नहीं कहती कि ड्राउट्स क्रिएट होंगे, ये नहीं कहती कि सम अथक फेमिन्स आएंगे, ऐसा कुछ अर्थक्वेक आ जाएगा, ये सब प्लान नहीं करती है गवर्नमेंट, लेकिन इसकी वजह से गवर्नमेंट का खर्चा तो बढ़ जाता है, तो इस तरह का हम कहते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कह देते हैं। ओके, तो बजट एक्सपेंडिचर कैसे बनता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर से, जब बजट एक्सपेंडिचर की बात की जाए सिर्फ, और बजट एक्सपेंडिचर दूसरे तरीके से कैसे बनता है? प्लान एक्सपेंडिचर प्लस नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अब उसको मना तो नहीं कर सकते ना, उसको नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को भी तो कंसिडर करोगे आप। नोट करने वाली बात है, क्या नोट करने वाली बात है? आफ्टर द अबॉलिशन ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन अबॉलिश हो गई थी, अभी हमारे पास क्या है? अभी हमारे पास क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? प्लानिंग कमीशन जो खत्म हो गई थी, इसको हम क्या कहते हैं? बताएगा कोई? क्या कहते हैं? नीति आयोग। क्या कहते हैं? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? अबॉलिश किया कि वो क्लासिफिकेशन जो बजटरी एक्सपेंडिचर है, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को भी क्लासिफिकेशन से हटा दें। तो बेसिकली अब जो है प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो है वो बजट की कैटेगरी से हटा दिया गया है, क्योंकि इस पर डाउट क्रिएट होता है कि भाई जब प्लान ही नहीं किया तो उसको आप बजट में कैसे डाल सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट, बजट डेफिसिट। जब डेफिसिट की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है? डेफिसिट का मतलब क्या है? एक्सपेंडिचर्स ज्यादा हो जाना, एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा हो गया और आपकी जो रिसीप्ट्स हुई वो क्या हो गई? कम हो गई। अब याद रखना, मैं यहाँ पर रिसीप्ट्स वर्ड यूज कर रहा हूँ बजट के लिए, रेवेन्यू या फिर इनकम वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ। क्यों? इनकम और रेवेन्यू का मतलब है आपका खुद का अर्नड प्रॉफिट, जो आपने अर्नड मनी है, जो आपने अर्न की है। लेकिन रिसीप्ट्स में जब आप लोन लेते हो तो वो भी आता है, तो रेवेन्यू में वो नहीं आता। आप बाहर से लोन लोगे तो उसको रेवेन्यू कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओके, लेकिन इसलिए हम रिसीप्ट्स वर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम बजट में लोन लेकर भी लोन भी लेते हैं, उसको भी इंक्लूड करते हैं। तो जब बजट डेफिसिट की बात की जाए तो बजट डेफिसिट कब होता है? बजट डेफिसिट जब होता है जब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस करें टोटल रेवेन्यू, टोटल रिसीप्ट्स माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, या फिर आप ये कहो टोटल एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा हो जाए और टोटल रिसीप्ट्स आपकी कम हो जाए, या फिर बजट रिसीप्ट्स आपकी बजट एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा हो जाए या फिर बजट रिसीप्ट्स आपकी कम हो जाए, उसको हम कहते हैं बजट डेफिसिट। यानी डेफिसिट की फॉर्म में है, शॉर्टेज की फॉर्म में, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, रिसीप्ट्स कम हो गए। अब इनको टाइप्स और मैनेजमेंट कौन कौन से हैं? बेसिकली 3 टाइप्स के हैं। कौन कौन से हैं? रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। जब रेवेन्यू डेफिसिट की बात की जाए, नाम में ही गिवन है, तो सिर्फ रेवेन्यू रिसीप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कंसीडर किया जाता है। रेवेन्यू डेफिसिट कब होता है? रेवेन्यू डेफिसिट होता है जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट्स, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा हो गया, रेवेन्यू रिसीप्ट्स आपकी कम हो गई, यानी जो टैक्स और नॉन टैक्स रिसीप्ट्स थी वो कम पड़ गई, लेकिन एक्सपेंडिचर जो आप रेवेन्यू यानी डोनेशन, पेंशन के तौर पर गवर्नमेंट जो स्कॉलरशिप्स आपको दे रही थी वो ज़्यादा हो गई, तो उस तरह के हम केस को कहते हैं क्या? रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। ओके, क्या इम्प्लीकेशंस होंगे? इम्प्लीकेशंस का मतलब गवर्नमेंट क्या करना पड़ेगा भाई? गवर्नमेंट को इसको सही करना पड़ेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करना पड़ेगा अगर इसको करेक्ट करना है। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कम करेगी, जो कि करेगी वो, क्योंकि ज़्यादा हो रहा है इस केस में, तो जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया किस पे जाता है? फ्री में किसको पैसा देती है गवर्नमेंट? नॉर्मली गरीब लोगों को लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। तो जब उन्हें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम होगा तो सोशल वेलफेयर भी कम होगा, तो सोशल वेलफेयर होगा तो गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, क्वेश्चनेबल हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? द गवर्नमेंट हैड टू कट एक्सपेंडिचर ऑन सेवरल वेलफेयर प्रोग्राम्स। जब सेवरल वेलफेयर प्रोग्राम्स कम हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट क्या है? गवर्नमेंट को अब दूसरा ऑप्शन क्या है भाई? एक्सपेंडिचर आप कम नहीं कर सकते रेवेन्यू, तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स आप ज़्यादा बढ़ाओ। रेवेन्यू रिसीप्ट्स में क्या होता है? टैक्सेस आते हैं, टैक्सेस बढ़ाओगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम किस पे होगी? ये भी प्रॉब्लम होगी पब्लिक के ऊपर। ठीक है, तो या फिर आप गवर्नमेंट से बोरोविंग्स तो नहीं ले सकते, यहाँ पर बोरोविंग्स को हम इंक्लूड नहीं करते यहाँ पर रेवेन्यू रिसीट्स में। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट है द गवर्नमेंट में कंपल्ड फॉर डिसइन्वेस्टमेंट। अब ये है कि चलो आप रेवेन्यू को फिस्कल से अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, यानी आप नॉन कैपिटल रिसीप्ट से सॉल्व करना चाहते हो, तो आप लोन लोगे तो आपकी जो लाइबिलिटी है वो आपके ऊपर बढ़ेगी, और जब गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करेगी तो उसके एसेट्स जो हैं कम हो जाएंगे।
क्लियर है कि नहीं। अब इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है जनरल पब्लिक से लोन लेकर, नेक्स्ट डिसइन्वेस्टमेंट कर कर और एक्सपेंडिचर को कट कर कर या फिर रेवेन्यू रिसीप्स को बढ़ाकर टैक्सेस वगैरह बढ़ाकर इसको सही किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट बेसिकली क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए आपका किससे, टोटल रिसीप्ट से। अब टोटल रिसीप्ट में वही रेवेन्यू प्लस कैपिटल, लेकिन इसमें हम बोरोविंग्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट सिर्फ हम लेते हैं। क्या लेते हैं, ओनली डिसइन्वेस्टमेंट लेते हैं, बोरोविंग्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स अदर दैन बोरोविंग्स। याद रखना फिस्कल डेफिसिट में बोरोविंग्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है। क्लियर है कि नहीं। यहाँ पर बजट एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है बजट रिसीप्ट से अदर दैन बोरोविंग्स। तो इसको और क्या कहा जाता है, टोटल बोरोइंग्स। या अब ये किस में हेल्प करता है हमारी, ये हेल्प करता है टोटल बोरोइंग्स के लिए। ये जितना ज़्यादा होगा इतना ही हमें पता लगेगा, गवर्नमेंट को पता लगेगा कि इतना ही ज़्यादा हम जो है किस पर रिलाय कर रहे हैं, लोन पर रिलाय कर रहे हैं, यानी क्रेडिट पर रिलाय कर रहे हैं, यानी बोरोविंग्स पर रिलाय कर रहे हैं। ये जितना ज़्यादा होगा तो इतना, जितना कम होगा उतना बेटर है, उतना कम हम जो है बोरोविंग्स पर रिलाय करेंगे। और ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हम बाहर से लोन लेने पर रिलाय करते हैं। तो उसको हम कहते हैं ग्रोस फिस्कल डेफिसिट भी। ओके, तो ग्रोस फिस्कल डेफिसिट क्या क्या इंक्लूड करता है, बोरोविंग्स फ्रॉम आरबीआई, बोरोविंग्स फ्रॉम अब्रोड और नेट बोरोविंग्स एट होम। यानी बोरोविंग्स को अगर इंक्लूड कर लेते हो तो क्या बन जाता है, ग्रोस फिस्कल डेफिसिट बन जाता है, जब हम बोरोविंग्स का पता लग जाता है कितनी बोरोविंग्स हमको करनी है। इम्प्लीकेशन क्या होगा, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल होगा। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल कैसे होगा, बोरोविंग करोगे आरबीआई से, जब आरबीआई से आप बोरोविंग करोगे तो मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड मार्केट में अगर बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, आपके प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे, और जब प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे तो फिर से इन्फ्लेशन बनेगा आपका। क्लियर है कि नहीं है। तो इन्फ्लेशन स्पाइरल किससे आता है, फिस्कल डेफिसिट से आता है। ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल डेब्ट है, ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा लोन लोगे तो आप कर्जे में डूब जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। यानी फिस्कल डेफिसिट जितना ज़्यादा होगा आप बोरोविंग्स तो करोगे, लेकिन उन बोरोविंग्स से कुछ जीडीपी में ग्रोथ नहीं होगी, यानी प्रोडक्शन कुछ नहीं होगा। वो आप लोन ले रहे हो सिर्फ एक दूसरी लोन को पेमेंट करने के लिए, दूसरी लोन को रीपेमेंट करने के लिए, दूसरी लोन को चुकाने के लिए एक नया लोन आप वहाँ पर क्या है, बोरो कर रहे हो, मनी जो वहाँ पर बोरो कर रहे हो, इसलिए यहाँ पर ग्रोथ ऑफ जीडीपी नहीं होगा। क्राउडिंग आउट, आपका सारा पैसा जो भी है, इन्वेस्टमेंट जो भी आप खुद से जनरेट कर रहे थे वो सारा पैसा इंटरेस्ट पेमेंट्स में, अब रीपेमेंट ऑफ लोन्स में निकल जाएगा, सारा पैसा बाहर चला जाएगा। इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, ऑब्वियसली बात है, कोई एक आदमी ऑलरेडी कर्जे में है और आपसे पैसे मांगने आता है और आपको पता है कि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा कर्जा है, उसके ऑलरेडी बहुत सारा क्रेडिट उसके पास है, तो आप क्या लोन दोगे उसको, नहीं दोगे ना। सेम इंडिया के लिए भी है, जितना ज़्यादा वो कर्जे में जाएगा, बोरोविंग ज़्यादा होंगी, तो और बोरोविंग्स अगर गवर्नमेंट लेना चाहेगी तो उसको बोरोविंग्स नहीं मिलेगा। आप ये कह सकते हो इंडिया का क्रेडिट स्कोर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो सिंपल, क्या हो जाएगा, इंडिया का क्रेडिट स्कोर जो है गवर्नमेंट का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट में हम इंटरेस्ट पेमेंट को यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं। ये आता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। यानी हम इसमें देखते हैं जो फिस्कल डेफिसिट हो रहा है, पहले बोरोविंग्स को हटा दिया, फिर इसमें देखते हैं कि जो इंटरेस्ट पेमेंट थी, भाई बोरोविंग्स तो छोड़ दो, आप इंटरेस्ट पेमेंट उसमें से आप कितना कर रहे हो, बाहर पैसा कितना दे रहे हो आप, तो उसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। ओके, इसमें हम इंटरेस्ट पेमेंट को इंक्लूड करते हैं। इम्प्लीकेशंस क्या है, इम्प्लीकेशन प्राइमरी डेफिसिट आर सिमिलर टू दोज ऑफ फिस्कल डेफिसिट। सिर्फ फर्क इतना है उसमें हम जो है इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड नहीं करते हैं फिस्कल डेफिसिट में, सिर्फ बोरोविंग्स को एक्सक्लूड करते हैं, और यहाँ पर हम इंटरेस्ट पेमेंट को इंक्लूड करते हैं। यानी वहाँ पर इंटरेस्ट, फिस्कल डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट्स इंक्लूडेड है, बोरोविंग्स नहीं है, लेकिन प्राइमरी डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट को भी हटा दिया गया है। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट मैंने आपको वेरी फर्स्ट
स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में मैंने आपको कहा था बजट की क्लास में, जब मैं वहाँ पर बता रहा था कि बजट डिसिप्लिन कब आता है, तो बजटरी डिसिप्लिन में आपका बैलेंस्ड बजट आता है। बैलेंस बजट का मतलब कि जितना आपने एक्सपेक्टेड आपकी जो रिसीप्ट थी वो इक्वल हो जाए एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर से, यानी गवर्नमेंट रिसीप्ट जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से इक्वल हो जाए, इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड बजट। इसके मेरिट्स क्या हैं? कोई वेस्ट फुल एक्सपेंडिचर नहीं हुआ है, कोई वेस्ट नहीं हुआ पैसे का आपका। दूसरा क्या है? आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, यानी आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं थी। डिसिप्लिन आपका और आपका जो रिसोर्सेज का जो एलोकेशन था वो परफेक्टली हुआ है। डीमेरिट्स क्या होगा? डीमेरिट्स ये होगा कि आप जितना कमा रहे हो उतना खर्च कर रहे हो, तो इससे जो प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट है वो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि तो बढ़ती रहेगी। और दूसरा, ये कोई भी ग्रोथ में हेल्प नहीं करता। ग्रोथ कहाँ से होगा? आप जितना कमा रहे हो उतना खर्च कर दे रहे हो, तो सेविंग्स ही नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट कहाँ से करोगे? क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा अनबैलेंस बजट। अब अनबैलेंस बजट में दो चीज़ें आती हैं। सरप्लस बजट हो सकता है, या तो ज़्यादा हो सकता है यानी खर्चा कम पैसा ज़्यादा सेविंग्स हो गई, या फिर डेफिसिट बजट यानी नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया, यानी आपका शॉर्टेज पड़ गया यहाँ पर पैसा। तो सरप्लस बजट क्या होता है? जब बजट रिसीव्स ज़्यादा हो जाए आपकी और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कम हो जाए आपके। इसके मेरिट्स क्या हैं? मेरिट्स में क्या होगा? आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है, और बजट जो है इन्फ्लेशनरी गैप को भी क्या करता है? कम करता है, ठीक है। कैसे कम करता है? ऑब्वियस सी बात है, पैसा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इन्फ्लेशन सॉरी आपका क्या नाम है प्राइस सॉरी इनकम ज़्यादा होगी। इनकम ज़्यादा होगी तो लोग जो है लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, सप्लाई बढ़ेगी, और सप्लाई बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, जब ग्रुप प्रोडक्शन वहाँ पर ज़्यादा होगी। ओके, रेवेन्यू कलेक्शन बाय द गवर्नमेंट, रेवेन्यू इंक्रीज होता है और साथ ही साथ में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी कम होता है। डीमेरिट्स क्या है? लो लेवल ऑफ एडी होगा। एडी होगा इसका मतलब क्या है? डिप्रेशन में वो चीज़ें जा सकती हैं। क्या जा सकती हैं? ड्यूरिंग इट इज़ नॉट डिज़ायर ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन, यानी आप जो है सरप्लस जो है वो डिप्रेशन के पीरियड में वर्क नहीं करता, उसमें वो पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डालता है। क्यों डालता है? इसमें क्या होता है? एडी में रिड्यूस टू दैट लेवल कोजेस अनएम्प्लॉयमेंट, एडी फिर से कम हो जाएगा और लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में जो है इकोनॉमी फंस कर रह जाएगी। ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है, सिर्फ इतनी देखिए, डिज़ायर्ड ड्यूरिंग द डिप्रेशन, नॉट डिज़ायर्ड, यानी डिप्रेशन में वर्क नहीं करता आपका सरप्लस बजट। डेफिसिट बजट की बात की जाए तो ये वो है जहाँ पर एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो जाएं और आपके रिसीप्ट जो हैं कम हो जाएं जो आपने सोची थी। मेरिट्स क्या हैं? केन्स क्या कहता है? कहता है कि ये की है, डिप्रेशन को करेक्ट करने की सबसे बेस्ट मेथड है। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए तो डिप्रेशन है तो बचाइए बजट सरप्लस के उसमें आप वो सही कर सकते हो, या फिर बजट डेफिसिट उसके लिए सही है। तो याद रखिए बजट डेफिसिट। बच्चे क्या करते हैं? यार सरप्लस है, पैसा है, तो डिप्रेशन में उसको मार्क करके आ जाता है। गलत है वो आंसर। क्या है? बजट डिप्रेशन में बजट डेफिसिट सही की है जो उसको करेक्ट कर सकता है। अब इसमें डेफिसिट बजट एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ा सकता है? कैसे बढ़ाया? डायरेक्ट हाई ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का हाई ज़्यादा है इसलिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, इन्वेस्ट ज़्यादा है तो प्रोडक्शन ज़्यादा, प्रोडक्शन ज़्यादा तो आपका एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा। इनडायरेक्टली बाय इंड्यूसिंग ग्रेटर इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ द पीपल। इनडायरेक्ट क्या है? उनका इंड्यूस करने का मतलब आप कितना आप जो है चेंजेस आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली चेंजेस भी करता है उनकी इन्वेस्टमेंट पर। ओके, डीमेरिट्स कौन कौन से हैं? डीमेरिट्स हैं इसमें हमारे डेफिसिट बजट इज नॉट डिजायर्ड ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन में बिल्कुल नहीं। अगर पैसा रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं तो बजट डेफिसिट उसमें बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। डेफिसिट बजट इन सच सिचुएशन एग्रीगेट सप्लाई कैन नॉट इंक्रीज वुड फर्दर इंक्रीज द गल्फ, गैप जो है वो बढ़ जाएगा और इससे इन्फ्लेशनरी गैप जो है फिर से राइज हो जाएगा और वेज प्राइस स्पायरल यहाँ पर हो जाएगा। क्या होता है वेज प्राइस? हम इसको लास्ट क्लास इक्विलिब्रियम क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड के केस में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा बजट का क्लास। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट। याद रखिए बजट क्या है, फ्यूचर से रिलेटेड है कि पास्ट से रिलेटेड है? फ्यूचर से रिलेटेड है बजट। CUT में क्या है? गवर्नमेंट बजट है। कब इंट्रोड्यूस होता है, कब इसको अनाउंस किया जाता है? इसको अनाउंस किया जाता है फरवरी में, फाइनेंशियल ईयर के एंड में। कमिंग फ्यूचर ईयर के लिए इसको हम क्या है बनाया जाता है, उसको यूनियन बजट बोलते हैं। और इन बिटवीन जो ईयर में है बनाया जाता है उसको इंटरिम बजट बोलते हैं। कौन अनाउंस करता है? फाइनेंशियल मिनिस्टर अनाउंस इसको करता है।
क्लियर है। इसमें जो प्रोग्राम्स और स्कीम्स बनती हैं उसको हम क्या कहते हैं, बजटरी पॉलिसी कहते हैं या फिर फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं। इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन, बजट रिसीप्ट्स और बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसीप्ट्स को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, रेवेन्यू एंड कैपिटल। एक्सपेंडिचर को भी रेवेन्यू एंड कैपिटल। रेवेन्यू जो एसेट्स और लायबिलिटीज पर इफेक्ट ना करे, कैपिटल जो एसेट्स और लायबिलिटीज पर इफेक्ट करे यानी इंक्रीज या फिर उसको डिक्रीज करे। हमने उसमें देखा और रेवेन्यू रिसीप्ट्स में कौन कौन सी हैं आपके, ठीक है, लाइक टैक्स, नॉन टैक्स हैं। देन आपके कैपिटल रिसीप्ट्स कौन कौन सी हैं, देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन कौन से हैं, वो सब डेटा हमने यहाँ पर डिटेल में देखा है। वो चीज़ें आपको याद रखनी है। मेन ये सब याद रखने के बाद आप कंपोनेंट्स के बाद अब मेन आपका जो है डेफिसिट पार्ट है। डेफिसिट पार्ट को इंपॉर्टेंस दीजिएगा। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, फॉर्मूला बेस्ड क्या होता है और इम्प्लीकेशंस पे देख लीजिएगा। फिजिकल डेफिसिट किन चीज़ों में सूटेबल है, किन चीज़ों में सूटेबल, फिजिकल डेफिसिट सूटेबल है जिसमें, सॉरी, आपका बजट डेफिसिट सूटेबल है या आपके बजट डेफिसिट किस में सूटेबल है, डिप्रेशन के केस में, और लेकिन सबसे अनसूटेबल क्या है, इन्फ्लेशन के केस में, और इसका उल्टा हो जाएगा बजट सरप्लस का। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपना नया टॉपिक। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।